नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागी लाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कोतवाली रामनगर परिसर में स्थित अभिसूचना इकाई के कार्यालय में नियुक्त उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर गाँव में एक बार फिर दिखा गुलदार का आतंक। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में सुबह से ही बदला मौसम का मिजाज। महिला कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षाफल में अनियमितता का आरोप लगाते हुए किया कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन। सेला पर्व पर वन गुज्जरों का दिखा पारंपरिक सांस्कृतिक पौधरोपण कर प्राकृतिक संरक्षण का संदेश। चैन स्नैचिंग का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मंडी समिति के बाहर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने की कार्रवाई शुरू। अतिक्रमणकारियों ने किया विरोध। हल्द्वानी दमोह डूंगा के इस नाले को रगसिया में मिलाने की मांग। बरसाती नाले का डीएम वंदना सिंह और विधायक सुमित्र देश ने किया निरीक्षण। बच्चों सहित खंडहर में रहने को मजबूर विधवा महिला, मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। तलवार लहराने वाले 3 सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्यूटी के दौरान लोहाघाट निवासी बीएसएफ के हवलदार दयाल राम हुए शहीद। पंतनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सिटी मनोज कत्याल ने की बैठक। विधायक अधिकारी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया दौरा। बादल फटने से हुई थी भारी तबाही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अग्निवीर योजना के रिटायर्ड जवानों को वे प्रदेश के अन्य विभागों में करेंगे समायोजित। हेलीकॉप्टर के जरिए शिव भक्त कांवड़ियों पर की जाएगी पुष्प वर्षा। ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने श्रम विभाग पहुंच लोगों को कराया टोकन वितरण। अब खबरें विस्तार से। कोतवाली रामनगर परिसर में स्थित अभिसूचना इकाई एलआईओ के कार्यालय में नियुक्त उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम को लगातार इन दोनों के बारे में शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज विजिलेंस की टीम ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर 2000 की रिश्वत लेते दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत की थी कि उसका पासपोर्ट बनाने के लिए सत्यापन अभिसूचना इकाई रामनगर से होना था। सत्यापन कराने के एवज में उप निरीक्षक सौरभ राठी उपरोक्त द्वारा उससे 250 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर गांव ने एक बार फिर गुलदार का आतंक देखा। गुलदार के हमले में रोहित निवासी पतरामपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं घायल को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में सुबह से ही मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। सुबह से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात, तो दूसरी ओर धान किसानों को भी हुआ फायदा। वहीं शहर में कई जगह जल भराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जसपुर मेन बाजार ठाकुरद्वारा चुंगी रोड अफजलगढ़ मार्ग पर कई दुकानें पूरी तरह जलमग्न हो गई और घरों में भी पानी भर गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। छात्र छात्राओं के साथ हो रही अनदेखी को लेकर कुमाऊं के एकमात्र महिला कॉलेज हल्द्वानी की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत ये कहा जा रहा है कि 5वें सेमेस्टर स्टूडेंट तभी प्रमोट होंगे जब उनकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन बच्चों के विषय सही हैं उनका रिजल्ट गलत आ रहा है और जिन बच्चों का रिजल्ट सही है उनके विषय गलत दिखाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनका 1 साल बर्बाद हो रहा है। महिला कॉलेज की प्राचार्य ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत आए नियमों की जानकारी बच्चों को नहीं है। इस वजह से स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वे इस साल नियमों में शिथिलता देने की गुहार लगा रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इनके प्रमोशन को लेकर के है, अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड जो मामला है, जिसमें कि बच्चे बहुत से हमारे 5th सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं माने हैं। यूनिवर्सिटी ने उनके मार्कशीट में लिखा है कि नॉट प्रमोटेड हो गया। तो ये बच्चों को अभी तक इतनी पूरी जानकारी नहीं थी कि क्रेडिट में किस तरीके से इनको यूनिवर्सिटी नंबर देगी और फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में कहीं पे इनका बैक हो जाएगा और वो बैक अगर ये क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इनको 3rd और 4th सेमेस्टर पास होने के बाद भी 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जब इनकी मार्कशीट में ये लिखा आ रहा है कि आप नॉट प्रमोटेड, तो उस समय प्रॉब्लम हो रही है कि इनका पूरा 1 साल बैक जा रहा है। अगर ये साल प्रमोट नहीं होते हैं 5th सेमेस्टर में तो इनको फिर से अगले साल फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर जो इन्होंने क्लियर नहीं किया है वो करना पड़ेगा। तो मतलब पूरा 1 साल बच्चों का ये इस सिस्टम में नुकसान हो रहा है। तो ऐसा है ना, बच्चे तो बहुत जाते हैं, 50% के लगभग बच्चे तो हमारे कॉलेज में जो प्रमोट नहीं हो पाए हैं और हम तो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो NEP में नियम था और उसी नियम के तहत कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराए और उसी नियमों के तहत उसने बच्चों को पास या फेल किया हुआ है। तो ये तो पूरा नियम है। अब इसमें कोई भी अगर निर्णय ले सकता है, वो शासन ले सकता है या यूनिवर्सिटी शासन को अप्रोच करे वो ले सकती है। हम तो चाहते हैं कि भाई बच्चों का भविष्य इस तरीके से, मतलब 1 साल बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
जबकि आपकी एज भी धीरे धीरे निकलती चली जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए। और क्योंकि ये पहली बार है, अभी तक बच्चों को इसकी जानकारी नहीं थी, अब बच्चों को इसके बारे में जानकारी हो गई है तो वो ज़्यादा सचेत होंगे। तो ये इसीलिए बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि इस नियम को इस साल के लिए थोड़ा सा कहीं पर उनको वो ढील दी जाए, ताकि अगले बार से इस तरीके की स्थितियाँ नहीं हों। अब उनको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा। फोर्थ सेम स्टूडेंट्स की जो मामला ये है कि फोर्थ सेम स्टूडेंट की जो रिज़ल्ट आया है उसमें सबकी बैक आ रही है और रिज़ल्ट जो है बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है। स्टूडेंट्स का कहना ये है कि हमारे जो पहले की सेमेस्टर में बैक आई है उसकी वजह से हमें यहाँ पे बैक रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो हमारे यूनिवर्सिटी से ये है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अगले साल से अगर लगाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ के बारे न्यू पॉलिसी के बारे में अवेयर नहीं थे, और जो स्टूडेंट्स बहुत कम अवेयर भी थे तो उनके भी ज़्यादा मार्क्स अच्छे नहीं आए। बस यही है कि जो न्यू पॉलिसी है उसको अगले साल से लगाया जाए। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, पहली बात तो जो फोर्थ सेम का रिज़ल्ट अभी कुछ समय पहले आया, कुछ दिन पहले आया, उसमें हमारे महाविद्यालय के सभी महाविद्यालय के बहुत सी छात्राओं जो है वो नॉट प्रमोटेड उनके रिज़ल्ट में आ रहा है, जिसके मुख्य कारण जो हमें बताए जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी नियम है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में यदि अगर किसी बच्चे की एक भी सब्जेक्ट में बैक है तो उसको थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं करा जाएगा। अगर सेकंड ईयर और सेकंड सेम और थर्ड सेम की ग्रेड पॉइंट मिला के उसकी 50% नहीं होते तो उसको थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं करा जाएगा। तो आज इस विषय को जब हमारे ये सामने आया कि इस तरीके का नियम है, पहली बात तो इस नियम से बच्चे अवगत ही नहीं थे, और जिन बातों से बच्चे अवगत ही नहीं है उस तरीके के नियम अगर लागू करे जा रहे हैं तो उसमें बच्चों की गलती है। और अगर बच्चा भुगतान कर रहा है, पहली बात तो उसमें बच्चा क्यों भुगतान कर रहा है, नियम किसके लिए लाए गए, बच्चों के लिए लाए गए, और अगर नियम के अनुसार बच्चों को ही उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऐसे नियम का क्या फ़ायदा। दूसरे जो हमारा विषय यहाँ पे है कि यदि किसी बच्चे की पढ़ाई की वजह से वो अपनी खुद की वजह से नहीं प्रमोट हो रहा है तो आप उसे फर्स्ट ईयर में रोक दो। आप उसको 2 साल बाद जाके रोक रहे हो, वो थर्ड ईयर में जाने वाला है, आप उसको तब रोक रहे हो, उसका 2 साल बर्बाद, उसका 1 साल और बर्बाद, क्योंकि वो सेमेस्टर की बैक देगा और एक पेपर देने के लिए वो बच्चे को 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी अगर गाँव की बच्ची हमारे महाविद्यालय में आके पढ़ती है, वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से यहाँ आके रेंट पे रह रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन क्या बोलते हैं, अब वो 3 साल की जगह वो उसको 4 साल करना पड़ेगा। कहाँ से लाएगी वो इतना पैसा। यदि सरकार उनका पैसा देगी तो हम बताएं, हम बच्चों को 4-4, 5-5 साल बैठा देते। सरकार अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेके एज लिमिट में अगर आगे को बढ़ाएगी तो हम बच्चों को 4-4, 5-5 साल ग्रेजुएशन करने के पीछे भेज दे रहे हैं। फोर्थ सेम के रिजल्ट आए हैं और नॉट प्रमोटेड आ रहे हैं हर किसी में, लगभग मतलब एक क्लास से 10% ही पास हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जो न्यू पॉलिसी उसके अंतर्गत ये है कि फर्स्ट या सेकंड सेम में या थर्ड में जिसमें भी आपकी बैक हो तो मतलब फिफ्थ सेम में नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन ये बच्चों को पता होना चाहिए था ना, पहले किसी चीज़ को भी होता है तो पहले बच्चों को पता होना चाहिए ना, कोई भी नियम लागू होता है तो। अब हमको ये नियम पता नहीं था तो जिसकी वजह से हमारी सेकेंड में बैक थी मेरी, तो क्या कहते हैं अभी हमने फोर्थ में दिया लेकिन उसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, लेकिन तब भी रिजल्ट में नॉट प्रमोटेड लिख के आ रहा है। तो हमारे मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार से क्या कहते हैं ये नियम अगले साल से लागू हो। अगर अगले साल से ये सब होता है तो हम कोई मतलब आंदोलन या फिर हमारा विरोध नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को पता चल चुका है, लेकिन अभी हमको पता नहीं था कि ये सब हो सकता है करके। इसलिए हमको मतलब जो भी है, कभी हम गांव से आते हैं तो कभी रिलेटिव के यहाँ रखते हैं, कभी कहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है जिसके हमको सामना करना पड़ता है। फर्स्ट में जब गाँव से बच्चा शहर में आता है तो उसको कॉलेज के बारे में, सर के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से उसकी बैक लगती है या कुछ होता है। लेकिन अगर हमको रोकना चाहिए था तो फर्स्ट में रोक देते हैं जिसमें हमारी बैक लगी थी। हल्द्वानी में हरियाली का प्रतीक वन गुर्जर समुदाय का पारंपरिक त्योहार सेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल रेंज में निवास करने वाले वन गुर्जर समुदाय के लोगों ने शनिवार को बड़े ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया, जहां गुर्जर समुदाय अपनी पारंपरिक कलर के साथ साथ जंगलों में वृक्षारोपण कर स्वादिष्ट खीर खिलाकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। इस मौके पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के सचिव योगेंद्र कुमार सागर मौजूद रहे। इसके अलावा भारी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए सर, जो ये सेला पर्व है ये वन गुर्जर समुदाय का एक पारंपरिक पर्व है जो सदियों से समुदाय अलग अलग वन खत्तों में, वन क्षेत्रों में मनाता हुआ आ रहा है। और इसके पीछे जो एक खासियत जो है, ये क्यों सेला पर्व इसका नाम है और क्या किस प्रकार से समुदाय में विख्यात है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि वन गुर्जर समुदाय का जो माल मवेशी है उसका जो फाउडर रहता है वो प्राकृतिक पर निर्भर रहता है। और समुदाय का एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि जंगल के अंदर जो पौधारोपण होता है, प्राकृतिक पौधारोपण, वैसे तो अन्य प्रकार के बहुत सारे पौधे गांव देहात मोहल्लों में रोपे जाते हैं, पर समुदाय का एक विशेष तरीके का जो प्राकृतिक पेड़ है, यानी कि फल से अलग जो नेचुरल पेड़ है, वो वन गुर्जर के पशुओं के साथ साथ जंगल का जो वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु है, उसके लिए पत्ते, उसके जो छोटे छोटे
तने हैं, जो उपज है उसका जब बड़ा के तहत बनाया और समुदाय द्वारा बहुत ही विविध रूप से जो है पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में इसे जो है प्राकृतिक पौधा का रोपण करके बनाया जाएगा। और विशेषकर इसकी खूबसूरती यही है कि और जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है प्लांट का कभी भी ध्यान नहीं रहता है, लेकिन सैला में विशेषकर प्लांट का ध्यान रहता है। इसमें जो वही प्लांट लगाए जाते हैं जो यहाँ की धरा के लिए उपयोगी हो। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर और जसपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 युवकों द्वारा अलग अलग दिनों में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काशीपुर पुलिस और जसपुर पुलिस द्वारा संयुक्त टीम बनाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास स्नैचिंग का माल और घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आप अगर दोनों को बराबर थाना क्षेत्र में और इसी तरीके से 14 जुलाई को काशीपुर थाना क्षेत्र में 2 चेन स्नैचिंग की अलग अलग घटनाएं हुई थी। और चूंकि बैक टू बैक 2 चेन स्नैचिंग की घटनाओं से इसकी संवेदनशीलता अधिक थी और इसी को पूरी संवेदनशीलता से हमने लेते हुए दोनों थानों काशीपुर और ITI की जो थानाध्यक्ष है इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। उसमें कुछ सिमिलरिटी थी, जैसे जो दोनों घटनाओं में अभियुक्त थे, ये और बात है कि उन्होंने अलग अलग टाइम पे, जैसे जसपुर में सुबह के समय और काशीपुर में रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे करीब में घटना करी थी। लेकिन घटना में जो बाइक और हुलिया था अभियुक्तों का वो सिमिलर था, लिहाजा इसमें ज्वाइंट टीम बनाई गई। ज्वाइंट टीम में ये जो 3 लड़के हमारे हैं, जैसे काशीपुर में कांस्टेबल जो हमारा प्रेम कनवाल जो कटोरा ताल चौकी में, और उसी तरीके से राजकुमार और अरुण है, 2 लड़के जो कि जसपुर थाना क्षेत्र में है, कांस्टेबल हमारे। इन लोगों ने लगभग 150-200 कैमरे देखे और इसको डेवलप किया। तो बाद इसमें जानकारी आई कि ये 2 लड़के हैं, एक मुकुल कुमार जो कि अफजलगढ़ का रहने वाला है और एक मनोज कुमार जो कि रेहड़ का रहने वाला है। मनोज यहीं पे एक रेस्टोरेंट में काम करता है। ये छोटी मोटी घटनाएं करते थे चोरी की। बाद में इनको अपने 100 पूरा करने के लिए ये लगा कि चेन स्नैचिंग में मोटा पैसा है, तो मुकुल इसके पास आता था और ये दोनों निकलते थे और लगातार रेकी करते रहते थे। जहां इसको अवसर मिली उस तरीके से ये चेन स्नैच कर लेते थे। जसपुर में जो सूट मिल की घटना थी, वो एक महिला थी जो कि टीचर है और वो अपनी साथी टीचर के साथ स्कूटी से जा रही थी, उनकी चेन इन्होंने खींची थी। इसी तरीके से विजयनगर में हमारा जो काशीपुर है, यहाँ पे भी इन्होंने एक महिला जो कि रात में अपने घर से बाहर वॉक कर रही थी तो उनकी चेन खींच ली थी। इस तरह दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी है और जो पूरी चेन जसपुर से जो उनके द्वारा चेन स्नैच की गई थी वो हमने बरामद कर लिया। काशीपुर वाली जो चेन थी वो टूट गई थी, आधा टूटा हिस्सा इन्होंने बेच के जो पैसे प्राप्त किए थे वो भी हमने रिकवर कर लिया है और जो आधी चेन इनके पास थी वो भी रिकवर है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। आज इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष हमारा आपराधिक इतिहास नहीं मिला। रामनगर में स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के मुख्य गेट के बाहर वर्षों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अब मंडी समिति और स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मंडी समिति के बाहर वर्षों से बसे लोग सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रह रहे थे तथा इन अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पूर्व में भी नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन आज ये अतिक्रमण पूर्व की तरह स्थापित है। अब तक इस अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन द्वारा फिर से अतिक्रमणकारियों के बाहर नोटिस चस्पा करने के साथ ही मुनादी कराने के माध्यम से सभी से अपना अतिक्रमण हटाने की अपील की जा रही है। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम को अतिक्रमणकारियों ने भारी विरोध के बाद बेरंग लौटना पड़ा। तो वहीं रविवार को एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये प्रकरण नया नहीं है, बहुत पुराना प्रकरण है। मैं जब ब्लॉक प्रमुख था तब भी इन लोगों को नोटिस मिले थे, लेकिन वार्ता करके इन लोगों को समय मिल गया था और आज पुनः फिर से जो है सरकार के द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप अतिशीघ्र जो है इस जगह को खाली कर दें और उसकी प्रक्रिया भी कल मुनादी के से शुरू करके नोटिस देकर शुरू भी कर दी थी। हमारी मांग है कि प्रशासन इनको जब तक बरसात है तब तक इनको यहाँ से ना हटाया जाए और बरसात के तुरंत बाद ये लोग भी तैयार हैं हटने के लिए। इन्होंने कह दिया कि हमें बरसात तक का समय दे दिया जाए, हमें किराए में रहने के लिए हमारी व्यवस्था कहीं पे ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे हमें छत मिल सके, उसकी व्यवस्था दी जाए। उसके लिए समय की हमने मांग की है और कल हम 11 बजे SDM साहब से सारे लोग मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें महीना 2 महीने का समय इन लोगों को अपनी व्यवस्था करने के लिए दिया जाए और उसके बाद जो पट्टे की प्रक्रिया है इनको जो है कहीं विस्थापित किया जाए और इनको पट्टे की प्रक्रिया कर इनको आवाज़ दिलाया जाए। हल्द्वानी के वार्ड नंबर 37-38 के स्थानीय लोगों ने रकसिया नाले में एक और नाले को मिलाए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भेजा। स्थानीय लोगों का कहना था कि वन विभाग चौकी दमोडुंगा से निकलने वाला नाला वार्ड नंबर 46 से होते हुए चिनपुर नाले में मिलता है और वार्ड नंबर 46 कुछ लोगों ने अपनी जमीन के रकब को बढ़ाने के लिए इस बरसाती नाले को JRM स्कूल के पास से जल लगाकर वन विभाग की ओर मोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस नाले को रकसिया नाले में मिलाया जा सकता है, लिहाजा रकसिया नाले में मिलाया जाना चाहिए जिससे कि लोगों के घर
पर जल भराव से और नुकसान से बचा जा सके। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूर्व में 46 जो वार्ड है उस तरफ में पूर्व में वो नीचे को मोड़ दिया गया है, उसको 46 की तरफ भी डाल दिया गया। ये कुछ लोगों के मतलब जो अपने भूमि का रकबा बढ़ाने के लिए और वो करने के लिए उन्होंने इसको नीचे को मोड़ दिया, 37 की ओर मोड़ दिया, वो 46 की ओर बहता था। वो क्या दिक्कत हो? उसमें जो नया नालिका का निर्माण होता है, लोगों के घर टूटेंगे और आने वाले समय में 37, 38 और 46 में फिर उसमें जल भराव की स्थिति फिर बनी रहेगी। मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जो वार्ड नंबर 37 का जो नाला है जो है वो 37-38 की तरफ को वन विभाग से कटघरे की तरफ को मोड़ा जा रहा है। हमारी प्रशासन से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि जो पूर्व में वो नाला जो था, हमारे जो पूर्व में जो हमारी क्षेत्रीय जनता और वहाँ के जो पुराने लोग बताते हैं कि वो नाला जो था वार्ड नंबर 46 में कुसुमखेड़ा चीनपुर की तरफ को जाता था। तो हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि निष्पक्ष कार्रवाई करके वो जो पूर्व में जो वो नाले को जो घेरा गया, उस नाले को खुलवा के स्वतः उसका स्वरूप जो था वही रखा जाए। उसका पानी जो है 46 का पानी 37-38 में डालना तो एक अन्याय है ना, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमने इस माध्यम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन दिया हुआ है, इसी के लिए हम यहाँ। वार्ड नंबर 46 का जो नाला था उस नाले को मोड़कर हमारे वार्ड नंबर 37 और 38 में डाला जा रहा है, जो कि गलत तरीका है। और जो नाले का बहाव था पहले पूर्व में, वो नाला चीनपुर में जाते हुए कुसुमखेड़ा में मिलता था। लेकिन ये बातें जो वहाँ के लोग जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने आज तक ना तो मानचित्र की बात करी, ना उन्होंने कोई सिस्टम की बात करी। अपने लाभ के लिए नाला बनवा रहे हैं, लेकिन वो दबाव में जो नाला बनाया जा रहा है शासन प्रशासन के बाद हम भी आए हैं, जिस प्रकार उन्होंने निवेदन करा। और हमारा ये है कि एक तरफ का मतलब एक ना आप लोग जो क्षेत्र है उसको उजाला और एक क्षेत्र को अंधकार में डाला जाए, इससे प्रभाव बहुत बड़ा होगा। क्योंकि नाले को पूर्ण रूप से जो बनाया जा रहा है, जो नया नाला बनाया जा रहा है, हम उसी के विरोध में हैं। क्योंकि वो नाला नियम में हमारे वार्ड में है ही नहीं, वो 46 में ही है। और मानचित्रों में भी अगर अधिकारी उस चीज़ को चेक करते हैं, वो आज भी नाला वार्ड नंबर 46 में पहले भी बहता था और आज भी वार्ड नंबर 46 में ही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में डीएम वंदना सिंह ने आज चौहाल वन चौकी के तरफ बहने वाले बरसाती नाले का सिंचाई विभाग, वन विभाग, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, उप नगर आयुक्त और तहसीलदार के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश भी मौके पर पहुंचे, जहां पर बरसाती नाले को किस तरह से लोगों के घरों और खेतों में आने से रोका जाए, इसको लेकर उपाय तलाश किए गए। वहीं नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा भी पानी की निकासी को लेकर सुझाव दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्या वातावरण है, क्या चीनीकरण होगा? यहाँ पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रही थी, क्योंकि यहाँ 1-2 साल पहले नहर का कवरिंग का काम हुआ है। उसके बाद जो पानी का निकास नहीं होने की वजह से लोगों के खेतों में, घरों में पानी भरने की दिक्कत आ रही है। इसका सिंचाई विभाग से हमने एक एस्टिमेट बनवाया था। सिंचाई विभाग ने उसमें टेंडर वगैरह भी कर दिया है, बट उसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी थी और कुछ अलग जो है विभिन्न सुझाव आए थे, जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। उन्हीं पर हम जनता के सुझाव लेने के लिए आज यहाँ मौके पर आए थे। लोगों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताए कैसे इसका प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है, और यही सहमति बनी है कि जो 2 सुझाव हैं मुख्य रूप से, उन्हीं में काम हम लोग दोनों में करें। एक समाधान के भरोसे इसमें जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो दोनों तरफ विभाग काम करेगा। वन विभाग और सिंचाई विभाग इसका संयुक्त सर्वे भी करेंगे, और फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को मिनिमम डैमेज से क्या सॉल्यूशन हम जल निकासी का निकाल सकते हैं, उस पर विभाग अपना कार्य प्रारंभ करेगा। तात्कालिक के लिए यहाँ पर एक जेसीबी, हम एक्सट्रीमली हैवी अलर्ट जब भी आता है बरसात का, तो यहाँ एक मशीन हमेशा रहेगी, ताकि कोई भी समस्या आए तो उसको तात्कालिक निस्तारण किया जा सके। मौसम के लिए अगले 3 दिन के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट हमारे जनपद में प्राप्त हुआ है। सभी विभागीय अधिकारियों की टीमें हर तहसीलों में बनी हुई हैं, और पहले से भी विभाग के अधिकारी इस तरह के अलर्ट में उनको एक स्टैंडर्ड निर्देश जारी रहते हैं। वही निर्देश इस बार भी दिए गए हैं। रिस्पांस टाइम को कम से कम करना है, और जो रिलीफ लोगों को दिया जाना है किसी भी प्रकार की कोई संकट की परिस्थिति में, वो रिलीफ तत्काल पहुंचाया जाए। यार इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण मैं कर चुका हूं, मुझे जो ज़मीनी हकीकत है और सच्चाई है वो मुझे पता है। ये जो नाला यहाँ आता है, ये हल्द्वानी विधानसभा से होते हुए कालाडूंगी विधानसभा में इन घरों में सीधे मलबा जा रहा है। इसका जो स्रोत है वहाँ से 70 मीटर की अगर एक चैनलिंग हो जाएगी
और वो रकसिया नाले में डाल दिया जाएगा तो 80% यहाँ के जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। बाकी ड्रेनेज एक बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा विषय है, और इसका पूर्वानुमान करते हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं इन्हें जनवरी से लेकर जून तक ये सारे कार्य संपन्न करा देने चाहिए। ये हमारी तात्कालिक जो राहत ये अभी देने को तैयार हैं वो ऐसा है, देखिए उसमें चेक डैम बना देंगे, उसमें क्या कहते हैं पिंजरे लगा देंगे, उसमें पत्थर से चैनलिंग कर देंगे, जेसीबी लगा देंगे। लेकिन स्थायी उसके लिए मेरी मांग है कि इन सारे नालों में सुरक्षा दीवारें बने और जो ये सड़कें जा रही हैं इनमें ह्यूम पाइप डले अथवा या फिर ड्रेनेज का सिस्टम बने और इसमें ड्रेन में जाए, क्योंकि देखिए ये स्लोप से आ रहा है पानी और नेचुरल ग्रेविटी जो पानी की है वो लेके ही नीचे आएगी और जाएगा ही जाएगा, जल भराव होता रहेगा जब तक स्थायी इसका कोई सोल्यूशन ना हो। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के तल्ला बापरू गांव की अनुसूचित जाति की एक गरीब विधवा महिला रेवती देवी पत्नी स्वर्गीय मोहन राम अपने छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ खंडर हो चुके मकान में रहने को मजबूर है, पर सरकार व प्रशासन के द्वारा इस विधवा महिला की कोई खबर तक नहीं ली गई, ना ही महिला को किसी योजना का लाभ दिया गया। महिला रोड़ी फोड़कर व मजदूरी कर अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करती है। शनिवार को रेवती देवी ने बताया 2 वर्ष पूर्व आई आपदा में उनका भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी, जिसके बाद राजस्व उप निरीक्षक ने मौके पर आकर मौका मुआयना भी किया और मात्र 5,000 मुआवजा देने की बात कही थी, जो कि आज तक नहीं दिया गया। रेवती देवी ने बताया कि उन्होंने कई जगह मदद की गुहार लगाई, पर उनकी मदद ना तो सरकार, ना प्रशासन और ना ही क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि ने की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अरे तो मेरा शान इंटेंशन मेरा सरकार बेटे कोई मदद ना मिल रहा है, पटार बैठे कोई मदद ना मिल रहा है, मेरा मदद मिलने चाह मैं इंतन खोज रहा और मैं टूट मकान में रोनी हूँ। रोजगार और साधन के ना लेबरी तो है तो तोड़ी का पत्ता मिल गए थे काम हम में गए नंतन अशान सन मेरा के साथ ना मिल सरकार से कौन चाहनी हो मेरा मकान दीदी उन्हें जमीन बहुत व्यवस्था है रे खतर जमीन मेरा शान इंटेंशन मीन बहुत खतर से ये 2 साल पहले टूटो पटारिल को 5,000 रुपये मिल दी पहले मेरे को 5,000 रुपये में ना बना सकूँ मैं लाकर पाथर नहीं सन और मेरे का ना बन 5,000 में ये ठीक करा दी, जिससे लिए सरकार बैठे मदद करा दी। 2 साल पहले से मकान गिरा हुआ, बड़ी दिक्कत हो रखी है इन्हें रहने की, बहुत ही दिक्कत हो रखी है, जिससे सरकार से हम ये चाहते हैं कि इन्हें तुरंत मकान दिलाया जाए और इन्हें रहने की व्यवस्था की जाए। तो कहना चाहिए इसमें हम ये कहना चाहते हैं तुरंत प्रशासन को संज्ञान लिया जाए प्रशासन के द्वारा और इन्हें रहने की व्यवस्था की जाए। और इनके छोटे बच्चे हैं सर, इनके हस्बैंड नहीं है, और जिससे हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इन्हें तुरंत इन्हें भवन या इन्हें कहीं रहने की व्यवस्था की जाए इनकी, या भवन प्रधानमंत्री आवास योजना से इन्हें लाभ दिया जाए। अब ये महिला है, गरीब है, काम भी नहीं कर सकती है और आधी उम्र में इसका पति गुजर गया है और ये छोटे बच्चे हैं, काम नहीं कर सकती है, बहुत परेशानी हो रही है। 2 साल पहले से मकान टूट गया है, इसने कितने आदमी को कह दिया, ब्लॉक से कह दिया और प्रधान को भी बोल दिया, किसी ने नहीं सुना। 5,000 में जो कि मकान होता है वो ये वैसा ही पड़ा हुआ है, बहुत परेशानी में रहती है ये। तो सरकार से कहना है कि सरकार इनकी मदद करे, जो भी है अपनी तरफ से इनका मकान ठीक कर दे, ये मदद रहे हैं। और इनका रोजगार का कोई जरिया नहीं है, काम ठहरा तो करा, नहीं तो कभी कभार अभी भी ये रोड़ी टोड़े है तो थोड़ा ये रास्ते का काम चला है, नहीं काम हम भी रोजगार कुछ नहीं है, बच्चे छोटे ही हैं। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने रामपुरा क्षेत्र में 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद तलवार लहराने वाले 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा तीनों सगे भाइयों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 तलवारें भी बरामद की हैं। रुद्रपुर की सीओ सिटी निहारिका तोमर ने अपने कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों रामपुरा क्षेत्र में 2 पक्षों में बहुत विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के 3 भाइयों के द्वारा तलवार लेकर गलियों में घूमते नजर आए थे, जिसके सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस के द्वारा वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वायरल हो रहा था, इसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट का प्रकरण दिख रहा था, उसमें हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किए गए थे। तो उसी में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी में जो एक 3 अभियुक्त थे उनकी आज गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है पप्पू, रवि और अनिल। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई और जो इनके द्वारा जो तलवार आपको कैमरे में दिख रही थी, जो वेपन ऑफ क्राइम जिनके द्वारा घटना में प्रयोग किया गया था, उसको भी बरामद किया गया इनकी निशानदेही।
गुजरात के भुज से एक दुखद घटना सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में पेट्रोलिंग के दौरान लोहाघाट के मल्ला पाटन निवासी हवलदार दयालराम व बिहार निवासी सूबेदार विश्वदेव अत्यधिक गर्मी व डिहाइड्रेशन के शिकार होकर बेहोश हो गए। दोनों को तुरंत बीएसएफ के जवान बीएसएफ कैंप लाए, जहां डॉक्टरों के द्वारा जांच करने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं शनिवार को बीएसएफ के अधिकारियों व जवानों के द्वारा दोनों जवानों को अंतिम सलामी दी गई। वहीं हवलदार दयालराम की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया है और उनकी पत्नी ममता देवी बेसुध पड़ी हुई हैं। वहीं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी ग्रामीण उनके आवास में जाकर परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पंतनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ एसपी सिटी ने अपने कार्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि बीते माह पंतनगर एयरपोर्ट को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से ही एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। अब उनके द्वारा एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो एयरपोर्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील भी है, तो इसी को लेकर के इसमें जो भी इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको लेकर के डिस्कशन हुए हैं। और रिसेंटली इसमें एक थ्रेट भी आया था, उसके दृष्टिगत भी जो एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स हम लोगों ने लिए हैं उसके बारे में इसमें विचार विमर्श किया गया और एयरपोर्ट की सुरक्षा की पूरे इंतजाम हम लोगों ने किए हुए हैं और इसकी सिक्योरिटी को हम टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के लदिया घाटी क्षेत्र के ग्राम पंचायत साल में पिछले दिनों बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। आपदा से क्षेत्र में कई पैदल पुलिया, घराट, रास्ते, पेयजल योजनाएं व खेत खलिहान बह गए थे। आपदा में ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा था। आपदा का संज्ञान लेते हुए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने आज आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही आपदा पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं मौके पर अधिकारियों को जल्द से जल्द आपदा का आकलन कर ग्रामीणों को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए। विधायक अधिकारी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वह अपनी जनता के साथ खड़े हैं और जल्द मुख्यमंत्री से भी आपदा के मानकों में बदलाव करने की मांग की जाएगी और ग्रामीणों के द्वारा विधायक अधिकारी को क्षेत्र में हुए भारी नुकसान की जानकारी दी गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पर्यावरण को हरित रखने व वृक्षारोपण को बढ़ावा देने को लेकर आज एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम में देहरादून स्थित गंगोत्री विहार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित तमाम वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां विष्णा देवी के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे जीवन में पहले संस्कार शिक्षा मां के द्वारा होती है, इसलिए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम रखा गया और हरेला पर्व से ही इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि रक्षाबंधन के दिन तक चलेगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज बड़ा शुभ दिन है और आज पूजन शुभ दिन है और ऐसे दिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी की प्रेरणा से विश्व पर्यावरण दिवस से उस दिन से पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला संस्कार, सबसे पहली शिक्षा देने का काम माँ के द्वारा होता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने आज माँ के साथ माँ के एक पौधे का उनके नाम का रोपण किया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान पौधों के रोपण का है, वृक्षारोपण का है। और ये अभियान हमारा हरेला पर्व से चल रहा है। हरेला पर्व पर हमने 50 लाख पौधे और वृक्ष लगाने का अभियान लिया था और पूरे महीने भर ये रक्षाबंधन तक ये कार्यक्रम चलेगा हमारा। और वैसे भी पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हम देश के ऐसे भूभाग में रहते हैं, ऐसे राज्य में हम सब राज्य के वासी हैं जो पूरे देश को और दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का मंत्र देने का काम, दिशा देने का काम करता है। उस दिशा में हम जहाँ विकास के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, उसका अभी जो नीति आयोग का सूचकांक इंडिकेटर जारी हुआ है, उस इंडिकेटर में हमारा राज्य उत्तराखंड देश के पहले राज्यों की श्रेणी में आ गया है। वहीं जहाँ इस दिशा में हमारी दिशा बिल्कुल ठीक चल रही है, वहीं हमने जीडीपी का इंडिकेटर है, वह भी उसका सूचकांक और उसकी ग्रोथ
और इकोलॉजी और इकोनॉमी कितना संतुलन है, उसके लिए वह भी आंकड़े हमने जारी किए हैं। और निश्चित रूप से ये हमारी एक बड़ी शुरुआत है कि हम विकास भी कर रहे हैं, विकास के साथ साथ इकोलॉजी का भी पूरा ध्यान कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त प्रदेश के जवानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अग्निवीर योजना के बाद रिटायर्ड जवानों को वे प्रदेश के अन्य विभागों में समायोजित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाना पड़ेगा तो वे इससे पीछे नहीं हटेंगे एवं आरक्षण भी देना होगा तो इसके लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास कराएंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, अग्निवीर योजना देश में आई थी और उस समय में मैं राज्य के हमारे बहुत सारे सैनिक अफसरों के साथ, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं और मैं भी एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। इस नाते हमने पूरी बैठक करी थी और बैठक करने के बाद 15 जून 2022 को मैंने तभी ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन जिन विभागों में भी हम जो देश सेवा करने के बाद अग्निवीर आएंगे उनको समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में हम निर्णय करके आरक्षण का भी प्रावधान करेंगे और साथ में अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो हम विधानसभा में भी उसको लेकर जाएंगे। कल से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया कि पिछले दिनों उनके द्वारा समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें अधिकारियों को तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। कहा कि कांवड़ यात्रा हमारे लिए उमंग और उत्साह का वातावरण लेकर आती है। तमाम प्रदेशों के कोने कोने से शिव भक्त धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। उत्तराखंड सभी शिव भक्तों का जोरदार स्वागत करेगा और हेलीकॉप्टर के जरिए शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। क्योंकि हर बार हमारे लिए बहुत एक उत्साह और उमंग का वातावरण लेकर आती है। पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़ियों का पूरा एक केंद्र बिंदु हमारे राज्य का माँ गंगा का हरिद्वार उसका केंद्र बिंदु होता है और तो अन्य राज्यों से भी आते हैं, अन्य स्थानों पर भी चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र हरिद्वार होता है। उसके लिए हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर तैयारी की है। मैंने स्वयं उसकी समीक्षा की है और अच्छी यात्रा होगी। हम शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करेंगे, हेली से उनको पुष्प वर्षा करेंगे और भी जो अभिनंदन हमारे लोग करते हैं, सारा प्रशासन, हमारा शासन, सरकार, उत्तराखंड के लोग सबका देवभूमि स्वागत करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड द्वारा जारी श्रमिक कार्ड धारक महिलाओं को लगातार श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय खटीमा में आना पड़ रहा है, लेकिन श्रमिक कार्ड धारक गरीब महिलाओं को हमेशा निराशा का मुंह देखना पड़ा। महिलाओं का कहना है कि वे महिलाएं लगातार श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय खटीमा में आती हैं और उनको किसी न किसी बहाने से सामान देने से टाल दिया जाता है। इसको देखते हुए आज खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी मंदिर समिति कार्यालय श्रम कार्यालय में पहुंचकर वहां के लोगों को सांत्वना दी तथा साथ ही वहां आए श्रमिकों को 50-50 करके टोकन वितरण करवाया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम रविंद्र सिंह राणा। आपको ये काम किसने ऑथराइज करके दिया है? पब्लिक को सुविधा के लिए हमने ऑथराइज किसी ने नहीं किया है। हाँ, पब्लिक की ओर से हम लोग लगे हुए हैं कि इनकी सुविधा के लिए। अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? अधिकारी लोगों के पास स्टाफ की कमी है, इस कारण से हम लोग एक सहयोग के नाते यहाँ पर लगे हैं और एक पब्लिक जो जिसमें पब्लिक को परेशानी ना हो, इसलिए आज हम यहाँ पे टोकन और डेट दे रहे हैं कि 50-50 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए ताकि ज़्यादा लोग अपना आके 10-10 दिनों से आ रहे हैं लोग अपना समय खराब करके और यहाँ पे 500 लोगों की संख्या आ जा रही है तो काम भी नहीं कर पा रहे हैं कर्मचारी लोग हमारे। खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो श्रम कार्ड है, लेबर कार्ड हैं जिनके, उनके लिए कुछ सामान दिया जा रहा है। उस सामान को लेके यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही थी। उस भीड़ को देखते हुए मंडी में मैं पहुँचा तो यहाँ आके देखा कि जिन लोगों के आवेदन 6 महीने पहले हो चुके हैं उनको भी अभी तक कोई सामान नहीं मिला है और ना उनके कार्ड रिन्यूअल हो रहा है।
उसी को लेके यहाँ पे कर्मचारियों से बात हुई और एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि जो आज आए उसको एक प्रॉपर टोकन दिया जाए और 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद उसका नंबर आ जाए तो यहाँ बुलाया जाए उसको। ये ना हो कि बार बार लोग चक्कर ना काटें। यहाँ पे 50 लोगों का एक टोकन दिया जाएगा, उनको बाकायदा फ़ोन किया जाएगा, अगले दिन यहाँ पहुँचेंगे और उनको एक कार्ड और सामान उनको दिया जाएगा। ये आपकी तरफ से क्या? हाँ, ये सिस्टम ब्लॉक की तरफ से हम लोगों ने बनाया है कि जहाँ की जनता परेशान ना हो, जनता के हित में देखते हुए एक यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। लगाए हुए हैं उसमें मैं आपके माध्यम से सही से थोड़ा बताना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ी जानकारी भी नहीं हो पा रही है। वो लोग एक दूसरे को देख के यहाँ आ जा रहे हैं। हम उनसे बोलते हैं कि आप अपने पेपर सही से लगाओ, तो वो CSC के माध्यम से पेपर सही नहीं लगाते हैं। तो इसमें हम लोगों को आधार कार्ड और उनका राशन कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार की नकल, 10 रुपये का स्टाम्प और शपथ पत्र, और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, जिस भी वो सेवा योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं उनके द्वारा एक प्रमाणित करके 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र देना जरूरी है। और ये आवेदन वो लोग अपने CSC के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा प्राय देखने में ये आ रहा है कि CSC वाले लोग जो है आधार कार्ड की जगह कोई जन्म प्रमाण पत्र लगा दे रहा है, कोई बैंक की पासबुक की जगह कुछ और लगा दे रहा है, कोई अपने ज़मीन के पेपर लगा दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि CSC वाले लोग हैं श्रमिक को सही जानकारी दें और कार्य के प्रमाण पत्र जो जारी कर रहे हैं ठेकेदार, उनमें उनका पूर्ण विवरण दें और जहाँ पेपर डालना है उसको सही जगह पेपर डालें। इस वजह से लोगों के पेपर ID पे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वो चेक किए जाते हैं सही से, तो आधार कार्ड की जगह आधार कार्ड ही नहीं है। लोगों को जानकारी हम काफ़ी दे रहे हैं, हमारे कार्मिक भी दे रहे हैं, लेकिन लोग क्या है कि उसने बनाया तो मेरा भी बने, ये वाली बात इन लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है। हम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया मंडी परिसर में आके कि इस तरह से चीज़ें होनी है, लेकिन लोगों को बस थोड़ी जल्दी हो रही है, वो अपने पेपर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रमुख जी के सामने भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई कि उन लोगों के कागजात पूरे नहीं हैं, किसी में हस्ताक्षर नहीं है, कोई अपने स्टाम्प में ही साइन नहीं करके लेकर आ रहा शपथ पत्र में, कार्य प्रमाण पत्र में ठेकेदार का नाम पता ही नहीं है किसने जारी किया है। पूछने पर बोलते हैं कि मेरी बहन ने कराया, वहाँ से कराया। किसी को सही से जानकारी हो ही नहीं पा रही है। हम लोग, हमारे कार्मिक हैं, हम लोग सभी लोग उनको जानकारी देते हैं खड़े होकर, लेकिन जनप्रतिनिधि लोगों ने भी काफ़ी उन लोगों को आज समझाया है कि आपके पेपर उचित होने चाहिए कोई लाभ लेने के लिए। तो आपके माध्यम से भी मैं यही बोलूँगा कि ये दस्तावेज जरूरी है। सर, ये जिन लोगों के आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।